गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। टुडेज टॉपिक इज प्लेस ऑफ सप्लाई। आज हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जीएसटी के लिए। जीएसटी में अगर प्लेस ऑफ सप्लाई का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इट्स मीन्स जीएसटी का सीखना और ना सीखना बराबर है। मतलब आपकी नॉलेज का कोई यूज़ नहीं है अगर आपको प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में नहीं पता है। तो आज हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे। प्लेस ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी। प्लेस ऑफ सप्लाई, determination of place of supply under GST is extremely important. There are two reasons for this. Reason number one, supply is a taxable factor under GST, and second, GST is a destination based tax. देखिए होता क्या है कि जो सप्लाई है वहीं से टैक्सेशन की शुरुआत होती है। क्यों? जब गुड्स बिकेगा तब टैक्स लगेगा। तो पहली बात तो ये कि एक टैक्सेबल फैक्टर है जीएसटी में। दूसरी बात है जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मीन्स होता है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जहां गुड्स कंज्यूम होगा या यूज होगा उस गवर्नमेंट को, उस स्टेट की गवर्नमेंट को उस टैक्स का शेयर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इट्स मीन्स अब हमें ये पता होना ज़रूरी है कि कौन सी स्टेट में अल्टीमेटली गुड्स कंज्यूम किया गया। मतलब फाइनल प्लेस ऑफ सप्लाई, मतलब जो लास्टली जहाँ कंज्यूम हुआ वो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या था। तभी तो हम ये देख पाएंगे कि ये कौन सी गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करना है। एंड दूसरी चीज़ ये है, हमने एक चीज़ पढ़ी है, इंटर स्टेट सप्लाई एंड इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट का मतलब होता है जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हो, या एक यूनियन टेरिटरी से दूसरी यूनियन टेरिटरी में हो, या एक स्टेट से दूसरी यूनियन टेरिटरी में हो, या एक यूनियन टेरिटरी से दूसरी स्टेट में हो। तो अगर ऐसा होता है तो क्या होता है, सीजीएसटी एसजीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है, बल्कि आईजीएसटी एप्लीकेबल होता है। जबकि अगर इंटर स्टेट सप्लाई, मतलब सेम यूनियन टेरिटरी या सेम स्टेट में अगर सप्लाई हो रही है, तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी हाफ हाफ एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो जब तक हमें ये पता ही नहीं है कि प्लेस ऑफ सप्लाई इंटर स्टेट है या इंटर स्टेट है, तो ना तो हम टैक्स लगा पाएंगे और ना ही हम ये जान पाएंगे कि फाइनल कंजम्पशन कहाँ हुआ, ताकि हम उस गवर्नमेंट को ये ट्रांसफर कर पाए। तो इसलिए बहुत जरूरी है प्लेस ऑफ सप्लाई सीखना। प्लेस ऑफ सप्लाई का एक चार्ट बनाया है। ये है कि प्लेस ऑफ सप्लाई गुड्स और सर्विसेज, दो चीज़ें होती हैं, या तो गुड्स होगा या सर्विस होगी। अब अगर गुड्स है तो या तो विद इन इंडिया सप्लाई हुई है, मतलब बोथ आर इन इंडिया, मतलब जो गुड्स का सेलर है, जो बायर है, दोनों ही इंडिया के होंगे। या ये भी हो सकता है कि एक पार्टी इंडिया की हो एंड दूसरी पार्टी फॉरेन की हो, तो उसे हम लोग कहते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। तो गुड्स के केस में सेक्शन 10 एंड सेक्शन 11 एप्लीकेबल है। अगर अदर देन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है तो सेक्शन 10 है, और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है तो सेक्शन 11 है। सेम सर्विसेज के केस में अदर देन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है तो सेक्शन 12 है, एंड अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बात है तो क्या है, सेक्शन 13। तो हम लोग अभी डिटेल में आगे सीखेंगे, पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई। नेसेसिटी ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने की ज़रूरत क्या है, हमें ये बहुत ज़रूरी है पता करना। तो 3 पॉइंट हैं, इन 3 पॉइंट को हम समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्यों ज़रूरी है जानना। टू डिटरमाइन दी पॉइंट ऑफ टैक्सेशन, मतलब हमें ये पता चल जाए कि टैक्सेशन का पॉइंट क्या है। मतलब हम सीजीएसटी लगाएं, हम एसजीएसटी लगाएं, या हम आईजीएसटी लगाएं, ये कैसे पता चलेगा। अगर प्लेस ऑफ सप्लाई इंटर स्टेट है तब तो हम लगाएंगे आईजीएसटी, एंड अगर प्लेस ऑफ सप्लाई इंट्रा स्टेट है तो हम लगाएंगे सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो ये प्लेस ऑफ सप्लाई से ही पता लगेगा कि सप्लाई कहाँ हुई है। और जब हमें पता लग जाएगा सप्लाई कहाँ से कहाँ हुई है, तो उनकी स्टेट्स को हम देख लेंगे कि वो एक से दूसरे स्टेट में गई है, सेम स्टेट में गई हैं। नेक्स्ट है टू डू इक्विटी एंड जस्टिस विद ऑल दी स्टेट्स। सारी स्टेट्स के साथ जस्टिस हो पाए, इसलिए भी हम प्लेस ऑफ सप्लाई देखते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो इसको कवर करेगा। टू मेक द कॉन्सेप्ट ऑफ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स सक्सेसफुल। ये जो होता है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, मतलब जहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई हुई होगी, जहाँ गुड्स अल्टीमेटली कंज्यूम हुआ होगा, उस स्टेट की गवर्नमेंट को शेयर मिलता है
टैक्स में से जहां ये अल्टीमेटली कंज्यूम हुआ होगा। तो इससे क्या है कि प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने से पता चल जाता है कि फाइनली गुड्स हमारा लास्टली कहाँ गया, कौन सी स्टेट में गया। तो उसी स्टेट की गवर्नमेंट को क्या होता है, उसका टैक्स का शेयर ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई से हमें ये पता चल पाता है, इसीलिए हमारा डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स सक्सेसफुल हो पाता है एंड सारी स्टेट्स के साथ भी जस्टिस हो पाती है। Determination of place of supply. To determine the place of supply, the following points have to be analyzed in detail. अगर हमें place of supply को समझना है तो नीचे 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, उन 4 पॉइंट्स को हमें डिटेल में समझना होगा, तब हम कंप्लीट कर पाएंगे प्लेस ऑफ सप्लाई को। नंबर 1, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेट ऑफ सप्लाई। पहले तो हमें ये पता हो कि स्टेट ऑफ सप्लाई क्या है। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सप्लाई, क्या सप्लाई एक्सपोर्ट या इंपोर्ट है। डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, अगर गुड्स मूव हुआ है मतलब गुड्स सेल हुआ है तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी। एंड डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, अगर सर्विस प्रोवाइड की है तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी। मैं आपको शॉर्ट में बताऊं, प्लेस ऑफ सप्लाई का मीन से होता है कि जब हम गुड्स को बेचते हैं तो जो बायर होता है, जो बायर है, बायर का जो प्लेस है मतलब जहां अल्टीमेटली हमारा गुड्स पहुंचा है उसे हम प्लेस ऑफ सप्लाई कहते हैं। लेकिन है क्या, कुछ और भी मतलब प्रोविजंस हैं इसमें, मतलब कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ टेक्निकल भी है इसमें, जो इस चीज को मतलब सिर्फ हम ये कहें कि जहां का बायर है उसने खरीदा वो प्लेस ऑफ सप्लाई हुआ, ये कहना जरूरी नहीं है। कुछ और भी चीजें हैं, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि प्लेन की बात करें, प्लेन में एक जगह से पैसेंजर उसमें जाते हैं ट्रैवल करने के लिए एंड फिर प्लेन उड़ना स्टार्ट कर देता है। अब प्लेन इंडिया से दिल्ली से अगर उड़ना स्टार्ट हुआ है, अब पता लगा वो मुंबई में है, मुंबई के बाद और आगे बहुत सारे एयरपोर्ट पड़ेंगे एंड वो किसी दूसरी कंट्री में जा रहा है। तो अब यहाँ पे क्या दिक्कत है, प्लेन तो हवा में है, जब गुड्स बिका तो हम उससे आईडी प्रूफ तो लेंगे नहीं कि आप कहाँ के हैं, कि आपने ये खरीदा है हमसे, ना ही हमें ये पता है कि इस समय प्लेन कहाँ पे है। तो इस केस में हम प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माने, क्योंकि ना तो हम आईडी ले पा रहे हैं उससे कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, और ना ही हम उस समय ये तो है नहीं कि हमने विंडो खोली और देख लिया भाई ये जगह यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई मान लो क्योंकि हमने गुड्स को यहीं सेल किया है, तो हम ये भी नहीं कर सकते। तो ऐसी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और हम फाइनली समझेंगे कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। हम फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेट ऑफ सप्लाई। सबसे पहले हम स्टेट डिस्कस करेंगे। देखिए, दो टाइप्स की सप्लाई होती है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट। नंबर 1 इंटर स्टेट सप्लाई, नंबर 2 इंट्रा स्टेट सप्लाई। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि इंटर स्टेट सप्लाई क्या होती है, इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होती है। इंटर स्टेट सप्लाई का मतलब जब दो स्टेट्स के बीच में सेल हो रही हो, या दो यूनियन टेरिटरी के बीच में सेल हो रही हो, या एक स्टेट से दूसरी यूनियन टेरिटरी को सेल हो रही हो, तो हम उसे कहते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। एंड इंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब जब सेम स्टेट में सेम यूनियन टेरिटरी में सेल हो रही है, जैसे बरेली से मुरादाबाद को गुड्स बेचा गया तो दोनों सेम स्टेट के हैं, बरेली भी और मुरादाबाद भी दोनों यूपी में हैं, तो इसे हम कहेंगे इंट्रा स्टेट सप्लाई। सर इसकी ज़रूरत क्यों है स्टेट के बेसिस पे? बेटे, प्लेस ऑफ सप्लाई हमने देखा, बरेली से मुरादाबाद को गुड्स बेचा, तो बरेली से जब मुरादाबाद में बिका तो मतलब इंट्रा स्टेट है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता चल गया ना कि मुरादाबाद में बिका है। अगर हम यही ना पूछे हमने गुड्स दे दिए तो हम टैक्स कैसे लगाएंगे? हो सकता है हमारा गुड्स मुरादाबाद जा रहा हो सकता है हमारा गुड्स जयपुर जा रहा हो। तो हमें ये बहुत ज़रूरी है पता लगाना कि प्लेस ऑफ सप्लाई, हमारा फाइनली सप्लाई कहाँ हुई गुड्स की। क्यों? क्योंकि अगर मेरी सप्लाई बरेली से मुरादाबाद के लिए हुई, इट्स मीन्स इंट्रा स्टेट सप्लाई। अब मैं लगाऊंगा CGST एंड SGST, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। लेकिन अगर गुड्स की सप्लाई जयपुर हुई है तो मीन्स ये है इंटर स्टेट सप्लाई, यूपी से राजस्थान। तो अब मैं टैक्स लगाऊंगा IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसका मतलब मुझे स्टेट बहुत ज़रूरी है पता होना कि स्टेट क्या है। बस होता बेसिकली यही है, इंटर और इंट्रा स्टेट। लेकिन टेक्निकल जो भी मैंने आपको प्लेन वाला एग्जांपल दिया उस वहाँ पे समझ पाना कि ये इंटर थी या इंट्रा थी, वो जरूरी है। फाइनली यही है इंटर और इंट्रा स्टेट सप्लाई। अब हम आगे और डिटेल में सेकंड पॉइंट डिस्कस करेंगे। अभी डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपोर्ट
इंपोर्ट सप्लाई। अब हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट सप्लाई की बात करेंगे, मतलब जब आउटसाइड इंडिया सेल परचेज हो रही होगी तो हम उसकी बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारा सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्टेड इनटू टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड एंड प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी प्लेस ऑफ इम्पोर्टर। मतलब ये बता रहे हैं कि अगर हमने फॉरेन से इंडिया में गुड्स परचेज किया है तो इसे हम इंटर स्टेट सप्लाई ट्रीट करेंगे। एंड प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, इम्पोर्टर, मतलब जो परचेजर होगा उसका प्लेस ऑफ सप्लाई ही हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल शिवानी ने चाइना से बैग्स परचेज किए सेल करने के लिए, एंड जो शिवानी का बिजनेस है वो मुंबई में रजिस्टर्ड है। वो कहाँ रजिस्टर्ड है, मुंबई में, मतलब उसका रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, मुंबई। तो इस केस में जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो मुंबई माना जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट हमें इंपोर्ट के बारे में बता रहा था। नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट है वो एक्सपोर्ट के बारे में बता रहा है। लिखा था प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया शैल बी द लोकेशन ऑफ इंपोर्टर। मतलब अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई इंपोर्टर की लोकेशन होगी आउटसाइड इंडिया। जो आउटसाइड इंडिया इंपोर्टर होगा उसकी लोकेशन को प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। एक्सपोर्ट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। एक्सपोर्ट है वो जीएसटी से एग्जेम्प्टेड है, तो बात ही खत्म हो गई। बाकी सब अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो जीएसटी नहीं लगेगा। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। मतलब अब हम गुड्स की प्लेस ऑफ सप्लाई डिस्कस करेंगे। अभी हम इंटर स्टेट सप्लाई एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात कर रहे थे, अब हम गुड्स पे आ गए हैं कि गुड्स की प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन होगी। तो लिखा है व्हेन डिटरमाइनिंग द प्लेस ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू गुड्स सम जनरल रूल्स हैव टू बी केप्ट इन माइंड सच एज। कह रहे हैं कुछ जनरल रूल्स हैं जिसको हम अपने दिमाग में रखेंगे जब हम प्लेस ऑफ सप्लाई को डिटरमाइन करेंगे। अब देखिए होता क्या है, आपने देखा होगा जो लोकल शॉप्स हैं हमारे लोकल एरियाज में होती हैं, वहाँ पे जब आप कुछ परचेज करने जाते हैं क्या आपसे वो आईडी कार्ड मांगता है, नहीं मांगता है। क्या आपसे वो कुछ डिटेल में पूछता है कि हमें नहीं, आपने कह दिया हम बरेली के हैं, उसने बरेली मान लिया। आपने कह दिया हम मुरादाबाद के हैं, उसने मुरादाबाद का एड्रेस डाल दिया। आप जो एड्रेस बताते हैं आपसे पूछता है क्या वो आपसे वहाँ पे कोई आईडी कार्ड मांगता है, प्रूफ मांगता है, नहीं मांगता है। तो ऐसे केस में होता क्या है, जहाँ पे शॉप्स जनरली मतलब रूटीन बेसिस पे सेल हो रही है लगातार, मतलब जिन्हें हम रिटेलर कहते हैं, तो वहाँ पे जो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स डिटरमाइन होता है वो कैसे होता है, वहाँ पे पॉसिबल नहीं है सबसे पूछ पाए प्रूफ मांगे, इतना टाइम नहीं है। तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें बताए गए हैं कि उनके बेसिस पे आप प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन कर लीजिए। फर्स्ट पॉइंट बताया है कि अगर जो प्लेस ऑफ बिजनेस मतलब जहाँ से आप सेल कर रहे हैं और जहाँ से आपने सेल की है वो आपका रजिस्टर्ड बिजनेस प्लेस है, तो उस केस में इस रजिस्टर्ड बिजनेस प्लेस को ही प्लेस ऑफ सप्लाई मान लीजिए। जैसे बरेली में एक शॉप है और रेडीमेड की शॉप है, वहाँ पे एक बंदा आया और शर्ट परचेज की, और शर्ट परचेज करके वही उसका नाम डाला मिस्टर एक्स और उसको शर्ट दे दिया, वो चला गया। अब प्लेस ऑफ सप्लाई है तो हमने पूछा ही नहीं, हमने ना एड्रेस प्रूफ लिया, तो इस केस में ये मान लिया जाता है कि जहाँ की शॉप है क्योंकि वो रजिस्टर्ड है, उसका बिजनेस रजिस्टर्ड है, उसका प्लेस भी रजिस्टर्ड है, तो यही प्लेस ऑफ सप्लाई मान लीजिए, मतलब बरेली के बरेली ही मान लिया। तो यही फर्स्ट पॉइंट बता रहा है, वेयर ए सप्लाई इज डन फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस फॉर विच रजिस्ट्रेशन हैव बीन ऑब्टेन्ड। मतलब अगर उस प्लेस के लिए आपने रजिस्ट्रेशन ले रखा है तो लोकेशन ऑफ सच प्लेस ऑफ बिजनेस इज प्लेस ऑफ सप्लाई, इसी बिजनेस प्लेस को आप प्लेस ऑफ सप्लाई भी मान लीजिए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हम रजिस्टर्ड प्लेस से सप्लाई नहीं कर रहे हों, जैसे गोडाउन होते हैं। अगर रजिस्टर्ड प्लेस आपका बरेली में हो सकता है, आपका एक गोडाउन आसपास में आपने खोल रखा है, फॉर एग्जांपल बदायूं में, और अगर बदायूं के किसी बंदे ने आपसे गुड्स मांगा है तो अब आप क्या करोगे, भाई बदायूं से ही दे दोगे, ये थोड़ी ना बरेली आओगे और वहां से गुड्स उसको दोगे, बदायूं से डिलीवर कर दोगे। तो लिखा है वेयर सप्लाई इज डन फ्रॉम ए प्लेस अदर देन प्लेस ऑफ बिजनेस फॉर विच रजिस्ट्रेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड। मतलब जिस प्लेस के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है, अगर आपने वहां से सप्लाई की है तो ऐसे प्लेस को कहते हैं फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट एल्सवेयर, मतलब इसको फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। द लोकेशन ऑफ सच फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। और इसी अनरजिस्टर्ड प्लेस को, जो प्लेस है जो रजिस्टर्ड नहीं है, इसी को ही हम प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि जहां से बिक रहा है वही प्लेस ऑफ सप्लाई मान लो। अगर रजिस्टर्ड वाले से बिक रहा है तो रजिस्टर्ड वाला प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा,
अनरजिस्टर्ड से बिक रहा है तो अनरजिस्टर्ड वाले को मान लिया जाए। अभी हम वही कंटिन्यू कर रहे हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, ऐसा भी तो हो सकता है कि सप्लाई एक इस्टेब्लिशमेंट की जगह एक से ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट से हो रही हो। मतलब किसी ने गुड्स मांगा और हमें दो जगह से वो गुड्स देना पड़ रहा हो, तो फिर क्या होगा? लिखा है वेयर इज सप्लाई इज डन फ्रॉम मोर देन वन इस्टेब्लिशमेंट, वेदर द प्लेस ऑफ बिजनेस और फिक्स्ड इस्टेब्लिशमेंट। हो सकता है कि वो रजिस्टर्ड प्लेस भी हो सकते हैं और अनरजिस्टर्ड प्लेस भी हो सकते हैं। द लोकेशन ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट मोस्ट डायरेक्टली कंसर्न विद द रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। कह रहे हैं जो मोस्ट डायरेक्टेड कंसर्न होगी, मतलब जो रिसिप्ट से, मतलब जो गुड से मोस्ट डायरेक्टली कंसर्न होगी, उसको मानेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। एग्जाम्पल देते हैं, मान लिया आपने गुड्स का हैवी क्वांटिटी में ऑर्डर दिया, आपको 100 कुंटल गेहूं परचेज करना था, या गेहूं की जगह शुगर का एग्जांपल ले लेते हैं। 100 कुंटल शुगर परचेज करनी थी एंड आपके बरेली वाले गोडाउन में 80 कुंटल शुगर थी एंड आपके जो दूसरा गोडाउन है रामपुर में उसमें 20 कुंटल थी। तो आपने क्या किया, 80 कुंटल तो बरेली से दे दी एंड 20 कुंटल कहाँ से दी? रामपुर से। तो इस केस में जो हैवी मतलब क्वांटिटी दी वो आपने बरेली से दी, तो इस केस में हम बरेली को प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग गुड्स, फॉर एग्जांपल आपने बाइक परचेज की, अब बाइक की एजेंसी बरेली में थी और बाइक आपको दे दी, और बाइक के साथ में हमें हेलमेट भी देना था, लेकिन हेलमेट का स्टॉक हमारे पास उस समय वहां पे नहीं था और हमने हेलमेट दूसरे गोडाउन या दूसरे शोरूम से उसको डिलीवर करवाया। तो इस केस में जो डायरेक्ट कंसर्न है सप्लाई वो थी बाइक, हेलमेट कोलेट्रल है, तो जो बाइक के शोरूम की लोकेशन रही होगी उसी को ही हम प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे, हेलमेट वाले को प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं मानेंगे। तो ये रहा हमारा एक रूल कि अगर एक से ज्यादा प्लेसेस से हम सप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा। लेकिन अगर ऐसा होता है इन एब्सेंस ऑफ सच प्लेसेस, मतलब हमें ये प्लेसेस ही नहीं पता है कि रजिस्टर्ड प्लेस से हुई, अनरजिस्टर्ड प्लेस से हुई या एक से ज़्यादा से हुई, तो इस केस में जो रेसिडेंस प्लेस होगा, मतलब जो रेसिडेंस प्लेस होगा किसका? सप्लायर का, मतलब जिसने सेल किया है, तो उसी को ही हम प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। जो उसका रेसिडेंस होगा उसी को ही हम प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन डिफरेंट सिचुएशंस, मतलब अब हम डिफरेंट सिचुएशंस में देखेंगे कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। जो अभी मैंने आपको बताया था कि कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं जिसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि प्लेस ऑफ सप्लाई को समझना, वही अब टेक्निकल पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है व्हेन सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, मतलब ऐसा होगा कि गुड्स में जो गुड्स खरीदा जा रहा है उसमें मूवमेंट्स हो रहा हो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। तो अब इस केस में जो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा वो डिलीवरी प्लेस को माना जाएगा, मतलब जिस प्लेस पे डिलीवरी होगी गुड्स की उसी को ही हम मानेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर राम लखनऊ के रहने वाले हैं एंड उन्होंने एक लैपटॉप न्यू दिल्ली से परचेज किया एंड ये कह दिया कि इस लैपटॉप को मेरे घर पे, मतलब लखनऊ पे डिलीवर किया जाए। जब परचेज किया था तभी। तो देखिए इस केस में जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो होगा लखनऊ। क्यों? क्योंकि गुड्स की डिलीवरी, लैपटॉप की डिलीवरी लखनऊ में हुई है। तो ये रहा हमारा मूवमेंट ऑफ गुड्स का पॉइंट। नेक्स्ट है व्हेन सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि बहुत सारे ऐसा होता है काफ़ी केसेस में कि इन्वॉल्व मूवमेंट नहीं होता है, मतलब गुड्स में क्या होता है मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं होता है, हम डायरेक्टली खरीदते हैं, वहीं पेमेंट करते हैं, गुड्स को लेके अपने चले आते हैं। तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है? देखिए इस प्लेस में सप्लाई, जो प्लेस ऑफ सप्लाई होता है वो होता है लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ सप्लाई, मतलब जब सप्लाई हुई गुड्स की, मतलब डिलीवरी हुई, डिलीवरी के समय लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी के समय गुड्स की जो लोकेशन थी उसी को प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। अगर हम ऊपर वाले एग्जांपल को ये माने कि मिस्टर राम ने, जो लखनऊ के रहने वाले थे, एक लैपटॉप न्यू दिल्ली से परचेज किया एंड वहीं परचेज किया लैपटॉप, वहीं पेमेंट कर दिया, वहीं अपने पास लैपटॉप को ले लिया और बाद में वो लखनऊ अपने घर चले आए लैपटॉप को लेके, तो इस केस में जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो माना जाएगा न्यू दिल्ली। क्यों? क्योंकि इसलिए माना जाएगा डिलीवरी जो हुई थी लैपटॉप की वो न्यू दिल्ली में ही हुई थी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन गुड्स आर टू बी असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड, ऐसे बहुत सारे गुड्स होते हैं जिसकी असेंबली, मतलब असेंबल करने होते हैं, इंस्टॉलेशन करनी होती है। तो अब इस केस में भाई हम क्या माने? फॉर एग्जाम्पल सीसीटीवी कैमरा,
हमारा ऑफिस बरेली में है और हमें सीसीटीवी कैमराज लगाने हैं। हमने न्यू दिल्ली कंपनी को, न्यू दिल्ली में एक सेलर है, उसको हमने ऑर्डर दिया है कि हमारे ऑफिस में कैमराज लगवा दीजिए। अब जो सेलर है वो कहाँ का है? न्यू दिल्ली का। हमारा ऑफिस कहाँ है? बरेली में। तो अब इस केस में हम जो प्लेस ऑफ सप्लाई मानते हैं वो मानते हैं साइट को। साइट मतलब जहां असेंबल या इंस्टॉलेशन हो रहा होगा उस साइट को ही हम प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। मतलब अभी हमने जो एग्जांपल लिया, बरेली में हमारा ऑफिस है, ऑफिस में कैमरेज लग रहे हैं, तो बरेली को ही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है सप्लाई ऑन कैरेज व्हीकल। कैरेज व्हीकल का मतलब आपने देखा होगा, ट्रेन में सफर करते हैं, प्लेन में सफर करते हैं, रोडवेज से सफर करते हैं, तो बहुत सारे प्रोडक्ट बेचने आते हैं। इस केस में अब क्या होगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाए? क्यों? मान लीजिए मैं न्यू दिल्ली से चला, एक ट्रेन में बैठा और बरेली के लिए मुझे आना था, और वहां से गाजियाबाद में ही ट्रेन आ पाई थी कि एक प्रोडक्ट बेचने एक सेलर आया और हमने उस प्रोडक्ट को खरीदने की सोची और हमने वो प्रोडक्ट खरीद भी लिया। कहाँ? गाजियाबाद में। अब सेलर को ये देखना है कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माने। वो मुझसे पूछे कि आप कहाँ जा रहे हो? बरेली। बरेली को प्लेस ऑफ सप्लाई मान ले, या गाजियाबाद को माने, या फिर न्यू दिल्ली को माने। तो देखिए इस केस में जहां से गुड्स लोड हुए होते हैं कैरेज व्हीकल्स में, उसी को ही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, चाहे वो रास्ते में कहीं भी क्यों ना बिकें, चाहे गाजियाबाद बिकें, चाहे मुरादाबाद बिकें, चाहे रामपुर बिकें, लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? जहां से वो लोड हुआ होगा उस कैरेज व्हीकल में। तो देखिए हमारे एग्जाम्पल में न्यू दिल्ली से गुड्स लोड हुआ था, तो प्लेस ऑफ सप्लाई न्यू दिल्ली ही माना जाएगा, भले को बिका कहाँ है? गाजियाबाद। नेक्स्ट है सप्लाई ऑन इंस्ट्रक्शन ऑफ थर्ड पार्टी। मतलब थर्ड पार्टी ने इंस्ट्रक्शन दे दी सेलर को कि गुड्स को बेचना है और बायर कहीं और का है। तो इस केस में जैसे एजेंट होते हैं, एजेंट क्या होते हैं? उन पे स्टॉक नहीं होता है। वो क्या करते हैं? ऑर्डर लेते हैं, बेस्ट सेलर सर्च करते हैं और उसको ऑर्डर दे के कहते हैं भाई हमारे इस बायर को डिलीवरी दे दो। इस केस में हम प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माने? देखिए इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई होता है जो थर्ड पार्टी की लोकेशन होगी उसी को ही हम प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर राज हैं, वो कानपुर के रहने वाले हैं और उनको एक उनका बायर है, उन्हें गुड्स भिजवाना है, मतलब उसको, वो गाजियाबाद का रहने वाला है। मिस्टर राज ने क्या किया? कानपुर में ही एक सेलर ढूंढा और उससे कहा ये गुड्स आपको डिलीवर करना है कहाँ? गाजियाबाद में। अब इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई होगा कानपुर, जबकि डिलीवरी कहाँ हो रही है? रामपुर, वो सॉरी गाजियाबाद में, लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? कानपुर। क्यों? क्योंकि जो थर्ड पार्टी है जिसने इंस्ट्रक्शन दी है उसकी लोकेशन क्या है? कानपुर। तो इस केस में कानपुर को ही हम प्लेस ऑफ सप्लाई माने। डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अब हम सर्विसेज के केस में बात करेंगे कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। तो लिखा है सप्लाई ऑफ सर्विस इज डिफर फ्रॉम सप्लाई ऑफ गुड्स बिकॉज गुड्स आर टेंजिबल एंड हैव फिजिकल फॉर्म। बता रहे हैं कि सप्लाई ऑफ सर्विस डिफरेंट है किससे? सप्लाई ऑफ गुड्स से। क्यों? क्योंकि गुड्स टेंजिबल होते हैं एंड फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, वेयर एज सर्विस आर इन एन एब्स्ट्रैक्ट एंड इनविजिबल फॉर्म। जो सर्विस होती है वो इनविजिबल फॉर्म में होती है, इट डज नॉट अपीयर, वो अपीयर नहीं हो रही, दिख नहीं रही है। देयरफॉर इन रिलेशन टू द डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सर्विस द फॉलोइंग पॉइंट हैव टू बी कंसीडर। बता रहे हैं तो हम इन पॉइंट्स को कंसीडर करेंगे। कौन कौन से पॉइंट है? लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस, हम देखेंगे लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस मतलब जिसने सर्विस को रिसीव किया है उसकी लोकेशन को। लोकेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर और सप्लायर, या जिसने सर्विस प्रोवाइड की है, सप्लाई की है, बेची है सर्विस, उसकी लोकेशन को। एंड नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन, हम ट्रांजेक्शन के टाइप्स को भी कंसीडर करेंगे। तो इन तीन पॉइंट के बेसिस पे हम देखेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। अभी हम बात करेंगे लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस के बेसिस पे, मतलब जिसने सर्विस को परचेज किया है या सर्विस को जिसने रिसीव किया है उसके बेसिस पे बात करेंगे। तो लिखा है सप्लाई रिसीव्ड एट रजिस्टर्ड बिजनेस प्लेस। जो रिसीवर है उसने अपने रजिस्टर्ड बिजनेस प्लेस पे ही सप्लाई को रिसीव किया है, तो इस केस में जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा वो यही रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस होगा। मतलब रिसिपिएंट का रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस को ही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने एक लैंडलाइन लगवा रखी है अपने यहाँ ऑफिस में और आपका जो ऑफिस है वो रजिस्टर्ड है, तो अब उस ऑफिस का जो रजिस्टर्ड प्लेस है उसी को ही प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। नेक्स्ट प्लेस इज सप्लाई इज रिसीव्ड एट अदर देन रजिस्टर्ड बिजनेस प्लेस, मतलब फिक्स्ड इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे ये। तो इस केस में
अगर आपने किसी ऐसे प्लेस पे सर्विस रिसीव की है जो रजिस्टर्ड बिजनेस प्लेस नहीं है, तो इस केस में इसी प्लेस को, मतलब जो फिक्स्ड इस्टेब्लिशमेंट प्लेस है, जो अनरजिस्टर्ड बिजनेस प्लेस है, इसी को ही प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि सर्विस रिसीव इसी प्लेस पर हुई है। नेक्स्ट है सप्लाई रिसीव्ड मोर देन वन इस्टेब्लिशमेंट। ऐसा भी तो हो सकता है जो सप्लाई मतलब सर्विस रिसीव किया आपने वो एक से ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट पे रिसीव की है, तो इस केस में भी जो मोस्ट डायरेक्टेड, जो मोस्टली लिंक कंसर्न होगी, उस प्लेस को आपका प्लेस ऑफ सर्विस मान लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने वायरलेस ब्रॉडबैंड कनेक्शन लिया है अपने बिजनेस प्लेस के लिए, ठीक, आपने वही एड्रेस दिया है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपका एक और बिजनेस प्लेस है, वहाँ का जब आपका ब्रॉडबैंड बंद कर देता है, काम करना बंद कर देता है, तो आप यहाँ की जो मॉडेम है उसको आप दूसरे बिजनेस प्लेस पे ले जाते हैं काम करने के लिए। इस केस में जो प्लेस ऑफ सप्लाई है, जो आपने वहाँ पे दे रखा है, जिसके लिए परचेज किया है, उसी को ही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर यूज़ आप इसका कहाँ करते हैं, जो आपका रजिस्टर्ड प्लेस था, जो आपने एड्रेस दे रखा है, जहाँ आप कभी कभी यूज़ करने ले जाते हैं, उसको प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर ये तीनों केसेस जो ऊपर दे रखे हैं वो एब्सेंट हो, तो भाई प्लेस ऑफ सप्लाई जो होगा वो होगा रिसिपिएंट का रेसिडेंस एड्रेस। जो रिसिपिएंट का रेसिडेंस एड्रेस होगा उसी को ही प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, अभी भी हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज की बात कर रहे हैं। लोकेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर और सप्लायर, मतलब अब हम बात करेंगे सर्विस प्रोवाइडर, मतलब जो सर्विस को सेल कर रहा है उसके लोकेशन के बेसिस पे। सप्लाईज मेड फ्रॉम रजिस्टर्ड बिजनेस प्लेस, जो सर्विस की सप्लाई की गई है वो रजिस्टर्ड बिजनेस प्लेस से की गई है, तो इस केस में जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा वो यही रजिस्टर्ड बिजनेस प्लेस को माना जाएगा जिससे सर्विस प्रोवाइड की गई है या सर्विस सप्लाई की गई है। फॉर एग्जांपल, जो रेस्टोरेंट होते हैं, आप वहीं बैठ के लंच या डिनर करते हैं और आपको वो सर्विस देते हैं वेटर जो होते हैं, तो रेस्टोरेंट आपको क्या कर रहा है, एक सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है, साथ साथ फूड तो बेच ही रहा है लेकिन सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है। तो इस केस में जो रेस्टोरेंट का रजिस्टर्ड बिजनेस प्लेस, उस रेस्टोरेंट का जो एड्रेस है, जो प्लेस है, उसी को ही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। नेक्स्ट है सप्लाईज मेड फ्रॉम अदर देन रजिस्टर्ड बिजनेस प्लेस। ऐसा भी हो सकता है कि रजिस्टर्ड बिजनेस प्लेस कहीं और हो और सप्लाई कहीं और से हो रही हो, तो इस केस में जो ये अदर प्लेस होगा, अदर देन रजिस्टर्ड बिजनेस प्लेस, इसी को ही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा और यही हमारा होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट है सप्लाईज मेड फ्रॉम मोर देन वन इस्टेब्लिशमेंट। ऐसा भी तो हो सकता है कि सप्लाई एक से ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट से की गई हो, तो इस केस में हम प्लेस ऑफ सप्लाई किसको माने, तो देखिए इस केस में जो प्लेस ऑफ सप्लाई हम मानेंगे वो मानेंगे जो सर्विस को मोस्ट कंसर्न कर रहा होगा। हम आपको एग्जांपल से समझाते हैं। मान लीजिए आपको अपनी कार की सर्विस करानी है, एंड कार की सर्विसिंग में आपको पता है जब कार की सर्विस कराते हैं तो गैराज जो होती है, उनकी गैरेज जो होते हैं, उसमें कार जाती है और उसकी ऑयलिंग और रिपेयरिंग और ये सब होता है, एंड बाद में क्या करते हैं, कार को वो वॉश करते हैं, धुलते हैं कार को, फिर आपको देते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि कार की जो रिपेयरिंग का पॉइंट हो, जो रिपेयरिंग का उनका डिपो हो, वो कहीं और है, जबकि जो वॉशिंग डिपो है वो दूसरी जगह है। तो पहले कार क्या होगी, रिपेयर होगी और उसके बाद में वॉशिंग के लिए जाएगी। तो अब यहाँ पे दो जगह कार गई, अब हम यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माने, तो देखिए मेन जो था वो कार की रिपेयरिंग से रिलेटेड जो सर्विस होती है उसको माना जाएगा। तो इस केस में जहाँ रिपेयरिंग हुई होगी उसको हम मानेंगे क्या, प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर ये तीनों पॉइंट, ना रजिस्टर्ड बिजनेस प्लेस से सप्लाई हो रही है, ना अनरजिस्टर्ड मतलब अदर देन रजिस्टर्ड से हो रही है, ना एक से ज़्यादा मतलब हमें ये कुछ पता ही नहीं चल रहा है, तो जो सप्लायर है उसका रेसिडेंशियल जो एड्रेस है उसी को ही हम प्लेस ऑफ सप्लाई मान ले। डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, अभी हम प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज की ही डिस्कशन आगे कंटिन्यू कर रहे हैं ट्रांजेक्शन के बेसिस पे। टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन, देखिए दो टाइप के ट्रांजेक्शन होते हैं, डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन एंड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन कब होंगे, जब दोनों ही पार्टीज इंडिया की होंगी, मतलब जो दोनों ही पार्टी हैं वो इंडिया में लोकेट होंगी, उनकी लोकेशन इंडिया होगी, तो उसे हम कहते हैं डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन। दोनों पार्टी कौन कौन सी, सेलर एंड बायर या सर्विस प्रोवाइडर एंड सर्विस
रिसिपिएंट दोनों ही अगर इंडिया के हैं तो उसे हम डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन कहते हैं। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई एक भी पार्टी आउटसाइड इंडिया हुई, उसकी लोकेशन आउटसाइड इंडिया हुई, तो इसे हम कहेंगे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। अब अगर डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन है तो इसमें फर्दर दो कैटेगरीज हैं, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन एंड इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन मीन्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक यूनियन टेरिटरी से दूसरी यूनियन टेरिटरी में, या एक स्टेट से दूसरी यूनियन टेरिटरी में, या एक यूनियन टेरिटरी से दूसरी स्टेट में, तो इसे हम कहते हैं इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। एंड इंटर स्टेट मतलब सेम यूनियन टेरिटरी या सेम स्टेट में हुआ तो उसको हम कहते हैं इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। अब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया कि जो एक भी पार्टी है, मतलब बायर या सेलर या रिसिपिएंट और प्रोवाइडर ऑफ सर्विस, आउटसाइड इंडिया है तो इसे हम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कहते हैं। इंपोर्ट ऑफ सर्विस को क्या माना जाएगा? इंटर स्टेट सप्लाई माना जाएगा। तो ये रही ट्रांजैक्शन के बेसिस पे प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज, मतलब अब हम टेक्निकल पॉइंट की बात करेंगे सर्विसेज के केस में। तो फर्स्ट है सर्विसेज प्रोवाइडेड टू ए रजिस्टर्ड रिसिपिएंट। अगर किसी रजिस्टर्ड रिसिपिएंट को सर्विस प्रोवाइड की गई है तो उस केस में जो उसका रजिस्टर्ड एड्रेस होगा उसी को ही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। नेक्स्ट है सर्विस प्रोवाइडेड टू एन अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट। अगर किसी अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट को सर्विस प्रोवाइड की गई है तो इस केस में अगर रिकॉर्ड में अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट का कोई एड्रेस है तो उस एड्रेस को प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। एंड अगर एड्रेस नहीं है तो जो सर्विस प्रोवाइडर की लोकेशन है उसी को ही प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। नेक्स्ट है पर्सनल ग्रूमिंग सर्विसेज। पर्सनल ग्रूमिंग सर्विसेज मतलब सेल्फ डेवलपमेंट सर्विसेज भी हम कह सकते हैं जिसे। तो इस केस में जहां ये पर्सनल ग्रूमिंग सर्विस ली गई होगी उसी को ही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मुंबई के रहने वाले मिस्टर अजय हैं जो आगरा गए एंड आगरा में 5 दिन एक होटल में रुके एंड उस 5 डेज के पीरियड में उन्होंने जिम की सर्विसेज भी ली एंड रेस्टोरेंट की सर्विसेज भी ली एंड उन्होंने सेपरेट तीनों के लिए पेमेंट किया। किसके लिए? रूम में रुकने के लिए, रेस्टोरेंट में खाने के लिए एंड जिम की सर्विसेज के लिए। तो इस केस में जो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा वो आगरा माना जाएगा। क्यों? क्योंकि सप्लाई आगरा में रिसीव की गई है। नेक्स्ट है एडमिशन टू ए फंक्शन। एडमिशन टू ए फंक्शन का मतलब कोई इवेंट में आप जा रहे हैं, किसी पार्क में जा रहे हैं, कोई एजुकेशनल फंक्शन है वहां आप जा रहे हैं, तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? देखिए इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई होगा जहां इवेंट हो रहा है उसी प्लेस को प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। मतलब जहां इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है उसी प्लेस को प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। नेक्स्ट सर्विसेज ऑन ए बोर्ड ए कन्वेंस, मतलब ट्रेन में, बस में, एयरक्राफ्ट में अगर कोई सर्विस ली है तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई किसे माना जाएगा? देखिए इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा जो आपकी ट्रेन, बस या एयरक्राफ्ट है उसका जो फर्स्ट डिपार्चर पॉइंट है उसी को प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली से ट्रेन में ट्रेन चल रही है एंड एक व्यक्ति है जो कानपुर के लिए सफर कर रहा है, दिल्ली से कानपुर ट्रेन जा रही है एंड वहां पे कैटरिंग सर्विसेज हैं, उस ट्रेन में खाना मिलता है एंड उस खाने के चार्जेस ट्रेन के टिकट फेयर में ऐड नहीं है, मतलब अलग से पे करना है। एंड जो सफर कर रहा था बंदा उसने कानपुर में खाना खाया, तो इस केस में जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो दिल्ली माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट डिपार्चर पॉइंट जो था उस ट्रेन का वो क्या था? दिल्ली। तो इसलिए प्लेस ऑफ सप्लाई कानपुर ना मान के दिल्ली माना जाएगा। नेक्स्ट है हमारी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। तो अब हम बात करेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज की। इस केस में हम कैसे डिसाइड करेंगे कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? तो देखिए अगर सर्विस प्रोवाइडर या सप्लायर के रिकॉर्ड में सर्विस रिसिपिएंट का एड्रेस रजिस्टर्ड है तब तो प्लेस ऑफ सप्लाई उस रजिस्टर्ड एड्रेस को माना जाएगा। एंड अगर एड्रेस रजिस्टर्ड नहीं है तो प्लेस ऑफ सप्लाई सप्लायर के, सर्विस प्रोवाइडर के लोकेशन को मान लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल
मिस्टर अमन हैं, उनका एचडीएफसी बैंक आगरा ब्रांच में अकाउंट है एंड अब वो न्यू दिल्ली एचडीएफसी बैंक से एक डिमांड ड्राफ्ट इशू कराना चाहते हैं, मतलब लेना चाहते हैं। तो इस डिमांड ड्राफ्ट को इशू करने पे जो सर्विस चार्ज जाएगा, तो उस केस में जो प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा वो आगरा रहेगा। क्यों? क्योंकि जो मिस्टर अमन है उनका रजिस्टर्ड एड्रेस क्या है? आगरा है। इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? आगरा। लेकिन अगर मान लीजिए मिस्टर अमन आईसीआईसीआई बैंक न्यू दिल्ली से डिमांड ड्राफ्ट इशू कराते हैं, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? न्यू दिल्ली। क्यों? क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक में उनका अकाउंट नहीं है, वहाँ उनका रजिस्टर्ड एड्रेस नहीं है। तो इस केस में जो सप्लायर है आईसीआई बैंक न्यू दिल्ली है, उसकी लोकेशन न्यू दिल्ली है, तो इसलिए उसी के एड्रेस को क्या मान लिया जाएगा? इनका प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। नेक्स्ट है इंश्योरेंस सर्विसेज। तो देखिए इंश्योरेंस सर्विसेज में जो रजिस्टर्ड एड्रेस होता है उसी को प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाता है। फॉर एग्जांपल मिस्टर अजय हैं, भटिंडा के रहने वाले हैं एंड वो न्यू दिल्ली से पुणे ट्रैवल कर रहे हैं प्लेन से एंड उनका ट्रैवलिंग इंश्योरेंस हो गया है। तो इस केस में जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो भटिंडा माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उनका जो एड्रेस होगा रजिस्टर्ड वो क्या रहेगा? भटिंडा।